हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रूबी लेज़र। ओके, तो रूबी लेज़र बेसिकली ये एक टेक्निक है लेज़र को प्रोड्यूस करने के लिए। तो किसी भी लेज़र को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जिसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन तो हो ही, स्पॉन्टेनियस एमिशन तो बेसिकली होगा ही। मेन चीज़ है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो जिस जिस मटेरियल में स्टिमुलेटेड एमिशन होगा उससे हमें लेज़र इजीली अचीव हो जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा समझेंगे कि स्टिमुलेटेड एमिशन किन मटेरियल्स में होता है और मेटा स्टेबल स्टेज क्या होती हैं। हालांकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो बेसिक डायग्राम हम देख लेते हैं रूबी लेज़र का क्या है। तो इसमें कुछ आप डाटा जो है मैं बताता जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। वैसे बुक्स में भी आप लोगों को ये इजीली मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ये जो रेड कलर का मैंने जो ब्लॉक दिखाया है, बेसिकली ये जो ब्लॉक है वो Al2O3 का ब्लॉक है जिसे रूबी बोला जाता है। ये एक तरीके का नग भी होता है, इस लकी स्टोन जो हम लोग पहनते हैं जैसे डायमंड होता है, ऐसे ही रूबी एक स्टोन होता है। ओके, तो लेकिन वो स्टोन ये हम नेचुरली फाइंड आउट जो होते हैं स्टोन उसे नहीं लेते हैं, हम लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमें जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चाहिए वो विदाउट एनी डिफेक्ट चाहिए, एकदम प्योर चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली Al2O3 का ये मिक्सचर होता है जो कि स्टोन होता है जिसका नाम क्या है, रूबी। तो इसी से हम रूबी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसका नाम ये हुआ रूबी लेज़र। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इस तरीके से पूछ लेते हैं कि या तो आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि रूबी लेज़र को डिफाइन कीजिए, या एक और तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि 3 लेवल लेज़र को डिफाइन कीजिए। तो बेसिकली ये 3 लेवल लेज़र है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसे हम ये भी बोलते हैं यहीं पर 3 लेवल लेज़र, ये 3 लेवल लेज़र भी है। तो इस तरीके से भी ये पूछ लिया जाता है कि रूबी लेज़र क्या है या 3 लेवल लेज़र क्या है। कोई एक एग्जाम्पल बताइए तो आप उसमें कहेंगे रूबी लेज़र इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ 3 लेवल लेज़र, और इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हम रूबी रॉड लेते हैं। रूबी रॉड के चारों ओर ये जो हमने हेलिकल शेप में ग्रीन कलर से जो हमने दिखाया, बेसिकली ये फ्लैश लैम्प होती है, जेनॉन फ्लैश लैम्प। ओके, अब इसका यहाँ पर क्या यूज़ है, तो यहाँ पर सबसे पहले होती है पंपिंग। ओके, तो पंपिंग होती है ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो जेनॉन फ्लैश लैंप है यहाँ से फोटोन निकलते हैं, और हेलिकल शेप में हमने इसलिए लगाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन जो है वो रूबी रॉड की तरफ जाएँ। तो जितने भी फोटोन क्रिएट होंगे हमें लेज़र उतना ही अच्छा मिलेगा। तो सारे के सारे फोटोन क्या होगा, इसकी तरफ जा रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही, कुछ फोटोन क्या होंगे बाहर की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक रिफ्लेक्टर सा लगा देते हैं। ओके, तो रिफ्लेक्टर लगा देंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर फिर से रूबी रॉड की तरफ ही फोटोन आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या है, जेनॉन फ्लैश लैम्प के थ्रू जेनॉन पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग में इसे यूज़ करते हैं। ओके, आप कहेंगे कि सर ये तो हाई वोल्टेज दे रखी हुई है तो हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग क्यों नहीं बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो रूबी रॉड है तो उसमें जो जा रहा है, बेसिकली एनर्जी जा रही है वो फोटॉन्स के रूप में जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी उससे बहुत दूर है, इलेक्ट्रिसिटी का उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस फिगर में देख लीजिए, पहले ये जेनॉन फ्लैश लैम्प है, चारों ओर जो हेलिकल शेप में है, बीच में ये रूबी रॉड है। ओके, अब रूबी रॉड के बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली रूबी रॉड है क्या। रूबी रॉड केमिकल जो कंपाउंड है वो Al2O3 है। ओके, ये इसका नाम क्या है, Al2O3, ये हमारा केमिकल कंपाउंड है, और इसमें हम डिफ्यूजन करते हैं क्रोमियम +3 आयंस का। ओके, तो उसमें क्या होता है कि Al के एल्युमिनियम के कुछ एटम्स बाहर आ जाते हैं और डिफ्यूजन के थ्रू क्या है, क्रोमियम हमारा वहाँ पर सेट हो जाता है। तो ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंट है और वहाँ पर क्रोमियम के आयन सेट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली होस्ट मटेरियल है। यहाँ पर लेज़र जो है इसकी वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेज़र जो प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, क्रोमियम आयन। तो इसीलिए हम क्रोमियम आयन को क्या बोलते हैं, एक्टिव मीडियम। तो दो चीज़ें होती है, एक होती है होस्ट मटेरियल और एक होती है एक्टिव मीडियम। तो एक्टिव मीडियम उसे बोलते हैं जिसके थ्रू लेज़र प्रोड्यूस होता है। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। आप सभी लोगों ने पेपर वेट तो देखा ही होगा। तो ये मान लीजिए हमारा पेपर वेट है, ये आप देख रहे होंगे।
ओके, तो इसमें ये बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें जो बाहर चारों ओर है वो क्या है, कांच है, ग्लास है, और उसके अंदर जो है हम कलर पिगमेंट डाल देते हैं जिससे कि हमें एक फूल का शेप नज़र आता है। ओके, तो ठीक ऐसा ही जो है हम कुछ रूबी रॉड में भी प्रोड्यूस करते हैं। रूबी रॉड में मान लीजिए, तो रूबी जो ये कांच है बेसिकली वो क्या है, Al2O3, और जो अंदर फूल है, जो पिगमेंट जो दिखाई दे रहा है वो बेसिकली क्या है, क्रोमियम+3 आयन। तो क्रोमियम+3 आयन अंदर ऐसे प्रोड्यूस होते हैं। अब वो इधर उधर नहीं चले जाएं, इधर उधर हिल सकते हैं, तो हमें क्या एक चीज़ चाहिए, एक फ्रेम चाहिए जहाँ पर कि है क्रोमियम+3 आयन रुके हुए हैं। तो इसीलिए हम जो यहाँ पर जो ग्लास है उसे हम क्या बोलेंगे, होस्ट मटेरियल, और जो फूल है उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव मीडियम, क्योंकि इसमें जो कलर दिखाई दे रहे हैं वो किसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं, फूल की वजह से। तो ऐसे यहाँ पर जो लेज़र प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, क्रोमियम+3 आयन की वजह से। तो ये हमारा एक्टिव मीडियम है, और बाकी का ये क्या है, सिंपल ऐसे ग्लास की तरह है जो होल्ड किए हुए, तो इसे बोलते हैं होस्ट मीडियम। ओके, अब इसे मैं रख देता हूँ। अब हम बात करते हैं कि इस रूबी रॉड की लेंथ कितनी होनी चाहिए। लेंथ जो है बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए ऑफ द प्रोड्यूस्ड लेज़र। तो कोई भी लेज़र जैसे हमें प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो उसके लेज़र की जो वेवलेंथ है उसका मल्टीपल में होना चाहिए। अप्रॉक्स अगर बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 6 to 8 सेंटीमीटर होती है। मैं बता दे रहा हूँ, जो इसकी लेंथ होती है वो अप्रॉक्स होती है 6 to 8 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ है वो होती है लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इसकी ब्रेड्थ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर। ये 6.8 नहीं है, 6 to 8, या तो 6 सेंटीमीटर के आसपास होगी, वहाँ से लेके 8 सेंटीमीटर के आसपास। ऐसे इसकी जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक होती है। ओके, तो इस तरीके से, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जेनॉन फ्लैश लैम्प को इलेक्ट्रिकल हमने एनर्जी दी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इसमें फोटोन क्रिएट होंगे। फोटॉन्स जो होंगे वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, रूबी रॉड की तरफ। ओके, अब रूबी रॉड की तरफ जो फोटॉन्स जाएंगे वहाँ पर क्रोमियम+3 आयंस हैं। क्रोमियम+3 आयंस क्या करेंगे, सबसे पहले फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा और स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन स्टार्ट होता है और चारों तरफ जो है फोटोन हमारे जाने लगते हैं। कुछ फोटोन हमारे बाहर निकल जाएंगे, कुछ फोटोन इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, कुछ इस तरफ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे फोटोन होंगे जो बिल्कुल रॉड की एक्सिस पे चलेंगे, वो इस तरीके से। ओके, तो मान लीजिए कोई 2-4 फोटोन जो है वो इस तरफ चलने लगे। हमने एक फोटोन ले लिया कि वो ये एक्सिस पे चलने लगा। ओके, तो इस एक्सिस पे चलेगा। अब यहाँ पर स्पॉन्टेनियस एमिशन भी हो रहा है लगातार और स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो रहा है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू क्या होगा कि एक फोटोन ये जो जनरेट हो गया, अब यहाँ पर पहले से जो एक्साइटेड स्टेट में एटम बैठा हुआ है, ओके, ये उसे स्टिमुलेट करेगा कि चलो भाई अपनी एनर्जी को रिलीज करो और जो है चलो मेरे साथ। तो इसके लिए आप वो वाला स्टिमुलेटेड एमिशन वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो एक फोटोन से क्या हुआ, 2 फोटोन जनरेट हुए। अब ये 2 फोटोन किन्हीं 2 एटम से इंटरेक्ट करेंगे जो पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में है, तो उन्हें भी ये क्या करेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन करवाएंगे। तो कुछ फिर 2 से कितने हो जाएंगे, 4। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये हमारा जो है फोटॉन्स का नंबर बढ़ता जाएगा। ओके, स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब क्या हुआ, ये कोरेंट होंगे, डायरेक्शन भी सेम होगा, वेवलेंथ भी सेम होगा, सब कुछ एक जैसा, और ये आगे एम्पलीट्यूड जो है बढ़ता जाएगा। ये एक साथ चलेंगे, इनका एम्पलीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। ये जो बाहर चले गए हैं ये फिर बाहर चले गए, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये लॉस हो गया हमारा, ये सब लॉस हो गया। लेकिन ये जो एक्सिस पे चल रहे हैं ये हमारे काम आएंगे, यही लेज़र प्रोड्यूस करेंगे। अब क्योंकि इतनी लंबी रॉड है, इस लेंथ पे अगर ये बाहर निकल जाएंगे तो इनका एम्पलीट्यूड अभी इतना नहीं इंक्रीज हुआ है, इतनी इसमें एनर्जी नहीं है कि ये लेज़र की तरह वर्क कर सके। तो हम क्या करते हैं, या तो हम रूबी रॉड को इतना लंबा बना दें कि ये बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाए। तो उतना लंबा बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी अप्रॉक्स 70 मीटर। और 70 मीटर आप समझ सकते हैं, 70 मीटर का मतलब ये हुआ कि लगभग एक फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई के बराबर हमें रूबी रॉड को बनाना पड़ेगा, है ना। तो उतनी लंबाई बनाने के लिए
तो कोई खैर प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हैं, लेकिन उसे ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल होगा। आप सोच सकते हो उसे कहीं कैरी करना है, कहीं ले जाना है, तो हम इतनी लंबी रॉड को कहाँ पर लेके घूमेंगे। फिर जेनॉन फ्लैश लैम्प भी उतनी लंबी चाहिए होगी, रिफ्लेक्टर और बाकी सब अरेंजमेंट भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया, एक टेक्निक यूज़ की। इसमें हमने क्या किया कि मिरर को लगा दिया दोनों तरफ, जिसे हम बोलते हैं कैविटी। ओके, तो हमने दोनों तरफ मिरर लगाया। एक तरफ मिरर लगाया पार्शियली सिल्वर्ड, पार्शियली सिल्वर्ड, यहाँ हम बोलते हैं 90% सिल्वर्ड, मतलब 90% जो यहाँ पर फोटोन आएंगे, ये वाले फोटोन आएंगे, वो टकरा के वापस चले जाएंगे। ओके, और दूसरी तरफ हम फुल्ली सिल्वर्ड, मतलब यहाँ से बाहर फोटोन नहीं निकल सकता, यहाँ पर 100%, मतलब जितने फोटोन आएंगे सबके सब वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर 64 फोटॉन्स हो गए, 64 के बाद यहाँ पर जब आएंगे तो वो 128 हो जाएंगे। तो इस तरीके से बैक एंड फोर्थ रिफ्लेक्शन इनमें स्टार्ट हो जाएगा और ये अंदर ही अंदर अपने आप को एम्पलीफाई करते रहेंगे। तो ये बैक एंड फोर्थ रिफ्लेक्शन होता रहेगा, एम्पलीफिकेशन होता रहेगा, और जब इनका एम्पलीफिकेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये लगभग हाई एनर्जी ये अचीव कर लेंगे, तब ये क्या करेंगे, तब इस पार्शियली सिल्वर्ड मिरर से ये लेज़र बाहर की तरफ ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी। ओके, तो ये जो लेज़र होती है बेसिकली किस रेंज की होती है, 694.3 नैनोमीटर की। अब बात यहाँ पर कर लेते हैं पंपिंग की। बेसिकली मैंने एक टर्म यूज़ की पंपिंग। पंपिंग क्या होती है, पंपिंग ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने का काम करते हैं। तो हम यहाँ पर एक एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पर क्या है, जेनॉन फ्लैश लैम्प। तो जेनॉन फ्लैश लैम्प की हेल्प से हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स को, जो कि हमारा एक्टिव मीडियम में क्या है, क्रोमियम +3 आयन, तो क्रोमियम +3 आयंस को, ज़्यादा से ज़्यादा क्रोमियम +3 आयंस को हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द जेनॉन फ्लैश लैम्प। ओके, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पंपिंग। तो पंपिंग दो तरीके की होती है, एक ऑप्टिकल पंपिंग होती है और एक इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है। यहाँ पर ये जो हम पंपिंग यूज़ कर रहे हैं यह क्या है, ऑप्टिकल पंपिंग। तो ये एक इस तरीके का एग्जाम्पल है ऑप्टिकल पंपिंग का, जो कि यहाँ पर यूज़ हो रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब मैं इसे रब कर देता हूँ। चलिए, अब हमने अपना ये नया फिगर बना लिया। हमें दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो बेसिक डायग्राम जो रूबी का था, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट होता है एनर्जी लेवल डायग्राम, इसे भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है जबकि रूबी लेज़र को आप डिफाइन कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं कि रूबी में बेसिकली क्रोमियम +3 आयन होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। दूसरी चीज़ ये है, क्रोमियम +3 आयन होते कितने हैं, ये मैं पिछले उसमें अभी बताना भूल गया था। ये 0.05% means it is a very small amount of the chromium that produces a high energy laser. ओके, तो बहुत ही कम अमाउंट का होता है, 0.05% हम समझ सकते हैं कितने कम एटम्स जो हैं वो यूज़ होते हैं लेज़र प्रोड्यूस करने में। ओके, तो यहाँ पर 3 एनर्जी लेवल दिखाए गए हैं। पहला एनर्जी लेवल हमारा ये है E1, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेज। दूसरा एनर्जी लेवल यहाँ पर देखिए हमने लिखा है E2, जो कि है मेटा स्टेबल स्टेज। तो मेटा स्टेबल स्टेज पे अभी बात करेंगे। और तीसरा है हमारा एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट हमने 2 एनर्जी लेवल दिखाए गए हैं। तो 2 इसलिए दिखाए हैं क्योंकि ये एनर्जी बैंड है बेसिकली। तो एनर्जी बैंड क्या होता है कि जब कभी एनर्जी लेवल्स मींस एनर्जी लेवल्स क्या लेवल होते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है। तो इस रीजन पर जाकर यहां पर कई सारे एनर्जी लेवल होते हैं जो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है। तो हम उस रीजन को जहां पर कई सारे एनर्जी लेवल्स पास होते हैं उसे हम एक बैंड बोल देते हैं, एनर्जी बैंड। तो ये जो एनर्जी बैंड है हमने कहां से कहां तक दिखाया है, E3 से E3' तक। तो बेसिकली ये दोनों जो है एक्साइटेड स्टेट ही है, उसी रीजन में आते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, क्रोमियम +3 आयन का एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन में जो जेनॉन फ्लैश लैम्प से हमारी जो रेडिएशन है, विजिबल लाइट जाती है, ऑप्टिकल पंपिंग बोलते हैं इसे, ऑप्टिकल रेंज में होती है जो हमें दिखाई थी। तो 400 नैनोमीटर से लेके 500 नैनोमीटर तक के रेडिएशन को क्रोमियम +3 आयन या फिर हम कहें रूबी रॉड एब्जॉर्ब करती है। तो एब्जॉर्ब कर लिया और इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। ये आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक रह सकता है, 10⁻⁻8 सेकंड तक। इसके बाद क्या होगा कि वो ट्रांजिशन के थ्रू वापस आना चाहेगा, लेकिन क्रोमियम में एक इन एनर्जी लेवल से जस्ट नीचे, थोड़ा सा ही नीचे एक और एनर्जी लेवल होता है जिसे हम बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेज। हिंदी में इसे बोलते हैं मित स्थायी ऊर्जा
स्तर। तो मेटा स्टेबल स्टेज क्या होती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रह सकता है। कितना ज़्यादा रह सकता है? यहाँ पर रह सकता है अप्रॉक्स 10⁻³ सेकेंड तक। तो हालांकि हमारे लिए ह्यूमन के लिए ये समय बहुत कम है, लेकिन एटॉमिक रीजन पे अगर देखा जाए तो ये समय बहुत ज़्यादा है, मतलब इस वाले समय से लगभग 1,00,000 गुना ज़्यादा है ना। तो जितना ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा कि हम दूसरे एटम को एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाएंगे। मतलब यहाँ पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रुकेगा हम कई और सारे इलेक्ट्रॉन्स को या और सारे एटम्स को एक्साइटेड एनर्जी स्टेज में पहुंचा सकते हैं, तो जिससे कि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। मींस मोर नंबर ऑफ एटम्स विल गो इनटू द एक्साइटेड स्टेट। तो ये हमारा मेटा स्टेबल स्टेज है। तो सबसे पहले एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन ने इस रेंज के रेडिएशन को और वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, वहां से यहाँ पर आएगा विदाउट एनी लॉस ऑफ एनी एनर्जी। ओके, तो यहाँ से यहाँ जब आएगा उस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। मतलब यहाँ से यहाँ आने पर कोई भी एनर्जी को वो रिलीज नहीं करेगा। तो इसे या तो कहेंगे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन या फिर इसे बोल देते हैं रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। ओके, कोई भी एनर्जी उसने लॉस नहीं की, तो सारी की सारी एनर्जी उसी के पास है और यहाँ पर आ गया। यहाँ कितनी देर तक रह सकता है? 10⁻³ सेकेंड तक। तो अब ये कब अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा? जब स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। मतलब कोई और फोटोन आएगा इसी एनर्जी का और उसे स्टिमुलेट कर देगा कि भैया अपनी एनर्जी को रिलीज करो, चलो वापस चलो नीचे। तो जब ये यहाँ से आएगा E2 से E1 में आएगा, मतलब ये वाला जब ट्रांजिशन होगा, यहाँ पर जो ट्रांजिशन होगा वही हमारा क्या होगा? लेजर ट्रांजिशन। और इसी में हमारा जो रेडिएशन क्रिएट होगा कितना होगा? 694.3 नैनोमीटर। ओके, इसका आप खास ख्याल रखिएगा कि 694.3 है तो 3 ही रहेगा, 694.4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड वेवलेंथ है, जो कि रूबी के केस में यही होती है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये वेवलेंथ कितनी है। तो जब यहाँ से यहाँ वापस आ जाएगा, इसके बाद भी थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो बचती है, तो वो बेसिकली कौन एब्जॉर्ब करता है? हम जब पॉपुलेशन इन्वर्जन कर रहे हैं या फिर ऑप्टिकल पंपिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, तो हम उसके लिए चिलर यूज़ करते हैं, है ना। तो कई आप इंटरनेट पे फिगर देख सकते हैं रूबी रॉड के, तो उसमें एक कूलिंग सिस्टम भी लगा हुआ होगा, वो भी आप लगा सकते हैं। जितना अच्छा डायग्राम आप बनाएंगे उतने ही ज़्यादा नंबर आएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि और अच्छा सा डायग्राम देखिए इंटरनेट पे, उसे बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर हाँ, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि एक क्वेश्चन पे आपको कितना समय देना है, क्योंकि 3 घंटे ही हैं आपके पास। अगर बहुत ज़्यादा फिगर को आप सजाने लगे तो फिर आपके लिए जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये है कि ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और ठीक ठाक जो है आप रिप्रेजेंट कर दें। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि ये वेवलेंथ को आप याद कर लीजिएगा, 400 नैनोमीटर और 550 नैनोमीटर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, और एमिशन किसका होगा? 694.3 नैनोमीटर पर एमिशन होगा, जो कि हमारी लेज़र होगी। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।